Hello everyone, let's learn new thing which is also very important for your every exam और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ था स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस। तो हम इसमें सामाजिक दूरी के पैमाने को जानने की कोशिश करेंगे और इसमें कौन कौन हैं जिनको हमने सीक्वेंस में ईयरली नोट डाउन किया है, ताकि आप भी ऐसे ही अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करें और कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आता है स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस। सामाजिक दूरी का जो पैमाना था, सामाजिक दूरी का, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1902 में रॉबर्ट पार्क ने। कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ना कि पैमाने की। सामाजिक दूरी का जो पैमाना है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1902 में रॉबर्ट पार्क ने दिया था। और क्योंकि जो रॉबर्ट पार्क थे वो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने अमेरिकी समाज में जो प्रजातियां रह रही थी उनके अध्ययन के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तैयार किया था या इसका यूज़ किया था। सबसे पहले इन्होंने अमेरिकी समाज में इसकी स्टडी की थी। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट पार्क ने 1902 में। ये ईयर पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए आप इनको लर्न कर लीजिए। 1902 में ये दिया था, ठीक है। उसके बाद 1925 में, इतने सालों के बाद में, सामाजिक दूरी का जो पैमाना बनाया वो किसने बनाया? बोगार्ट्स ने। कॉन्सेप्ट दिया अगर पूछेगा रॉबर्ट पार्क, अगर पूछेगा पैमाना किसका है तो बोगार्ट्स का पैमाना है। स्केल दी है बोगार्ट्स ने 1925 में। उसमें इन्होंने 7 पॉइंट रखे थे। 7 पॉइंट इसलिए रखे थे, उसमें वो कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसमें वो एग्री, डिसएग्री, पार्शियली एग्री, टोटली एग्री, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसमें व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, मनोवृत्ति होती है, उसका क्या स्टेटस है वो जानने की कोशिश करते थे वो। और उसके आधार पर मनुष्य में जो प्रेम या घृणा पाया जाता है, उसकी सहमति या असहमति, और कितनी ज़्यादा है, पूरी तरह से सहमत है या थोड़ा बहुत सहमत है या कुछ नहीं कह सकते, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस लिखे जाते थे और उसके आधार पे मनुष्य में पाई जाने वाली प्रेम या घृणा का अध्ययन करते थे। तो ये बोगार्ट्स ने 1925 में 7 पॉइंट रख के एक पैमाना बनाया था, जिसको सामाजिक दूरी के पैमाने के नाम से जाना जाता है और इसको संचयी पैमाना भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संचयी पैमाना किसका कहा जाता है? तो वो बोगार्ट्स का पैमाना है, ठीक है। और ये सामाजिक दूरी को नापने के लिए किए थे। सामाजिक दूरी का मतलब है ये है कि किसमें कितनी प्रेम है, कितनी घृणा है, उसको नापने के लिए कुछ पॉइंट लिखे जाते थे, जिसमें 7 पॉइंट लिखे थे बोगार्ट्स ने और उसके आधार पे इसकी स्टडी की जाती थी। क्लियर हो गया? यहाँ तक बहुत इजी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके देखिए 3 साल के बाद 1928 में क्या होता है, एक दूसरा, क्योंकि जो बोगार्ट्स थे वो सामाजिक दूरी के पैमाने को नापते थे, इसमें व्यक्ति के बिहेवियर को नापते थे, लेकिन फिर भी इनके जो पैमाना है उनके पैमाना को एटीट्यूड या मनोवृत्ति का पैमाना नहीं कहा जाता है। इसलिए जो स्टुअर्ट चैपिन थे उन्होंने अपना एक दूसरा पैमाना बनाया। स्टेटस मेजरमेंट स्केल था, उसमें वो व्यक्ति की परिस्थिति उसमें नापते थे कि क्या स्टेटस है व्यक्ति का, वो नापते थे। तो इनका अलग ही है और इन्होंने अपने उसमें 4 पॉइंट दिए थे। 4 पॉइंट से क्या कहते थे? 4 पॉइंट से वो किसी भी व्यक्ति के स्टेटस को नापने की कोशिश करते थे। उसमें अकेले स्टुअर्ट चैपिन आते, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि चैपिन ने सिर्फ स्टेटस की बात की है, सबसे अलग बात की है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चैपिन का स्टेटस कैसा था, इस तरह से आप बनाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। 1928 में ये इन्होंने दिया था। पॉइंट कितने रखे थे? 4। अब देखिए उन 4 पॉइंट में इन्होंने क्या क्या रखा है। अब किसी भी, उस दिन मैंने बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति का अगर आपको स्टेटस जानना है तो आप कैसे जानेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? मेरे पास भौतिक उपलब्धि कितनी है। भौतिक उपलब्धि अगर मेरी अच्छी है, मेरे पास अच्छे सामान हैं, खूब सारी गाड़ियां हैं, तो हमारा स्टेटस अच्छा हो गया। दूसरा, हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि कैसी है, कल्चरल में हमने क्या पाया, हमारी कल्चर कैसी, उस दिन मैंने सेम चीज़ आपको बताई थी, कल्चर कैसी है, किस तरह से हमारा बिहेवियर है, कैसा क्या है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो भी आप स्टेटस का पता लगा लेंगे। 3rd नंबर पे आता है हमारी इनकम कैसी है। सबसे ज़्यादा जो आजकल
देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है स्टेटस में, और कुछ हो ना हो, अगर आपके पास पैसा है, इनकम अच्छी है, ऑटोमेटिक आपका स्टेटस अच्छा होगा। तो ये सब तो पीछे चले गए, आजकल इनकम पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर बताएं तो ये मेरा मानना है, ना कि इनका मानना है। स्टुअर्ट चैंपियन ने तो चारों को इक्वली लिया, जो कि होने भी चाहिए किसी भी व्यक्ति का। अगर आप इक्वल स्टेटस सोसाइटी में देखना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहले उसकी भौतिक उपलब्धि कैसी है, दूसरी उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि कैसी है, तीसरी उसकी इनकम कैसी है, और चौथी सामूहिक क्रियाओं में भागीदारी। ये चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बोली, क्योंकि आजकल पैसों का इतना वो हो गया है कि सामूहिक क्रियाओं में भागीदारी इतनी नहीं हो रही है। जैसे कि आप देखिए किसी शादी का एग्जांपल लीजिए, तो लोग जाते हैं, पैसे देके चले आते हैं, उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इवन खाना भी नहीं खाते हैं। आजकल तो लोग घर पे खाना खाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ इसमें नहीं आएगी। स्टेटस में इसको भी इंक्लूड किया है कि पार्टिसिपेशन आपका कितना होना चाहिए सामूहिक क्रियाओं में। तो इन 4 चीज़ों को लेकर बात करते हैं। स्टुअर्ट चैंपियन जो कि 1928 में अपना पैमाना दिए थे स्टेटस मेजरमेंट का, इन 4 पॉइंट के माध्यम से वो किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति को नापने का प्रयास करते हैं। उसमें कौन कौन से रखे हैं? भौतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि, इनकम और पार्टिसिपेशन सामूहिक क्रियाओं में। ठीक है, तो ये चारों चीज़, अगर आप भी किसी की स्टेटस को जानना चाहते हैं तो इन चारों चीज़ों को अगर की पॉइंट रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो उसके स्टेटस को अच्छे से पहचान लेंगे। तो कभी भी किसी का स्टेटस जानना है तो आप देखिए, इसके पास भौतिक उपलब्धि है, इसके पास सांस्कृतिक उपलब्धि है, इनकम है, क्या ये पार्टिसिपेट कर रहा है सामूहिक क्रियाओं में? अगर ये चारों चीज़ें कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टेटस अच्छा है समाज में। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, जटिल है, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीट्यूड, सबसे पहले मनोवृत्ति मापन पैमाने की बात किसने की थी? सबसे पहले प्रयास किया था थर्स्टन ने 1929 में। तो 1929 में थर्स्टन ने सबसे पहले मनोवृत्ति मापने का प्रयास किया था और अपना पैमाना जो बनाया उसमें उन्होंने 100 पॉइंट रखे। अभी तक इन्होंने 7 रखे, इन्होंने 4 रखे, सबसे ज़्यादा किसने रखे? थर्स्टन ने रखे 100 पॉइंट रखे। और इन्होंने क्या किया, जो 100 पॉइंट रख के फिर व्यक्ति के एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति को नापने की कोशिश करते थे इस पैमाने के माध्यम से। इसमें भी प्रेम और घृणा, इन्हीं सबको जानने की कोशिश की जाती थी। तो इनके मेथड को क्या कहा जाता है? मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन, इसको ये कहा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन, देखिए 100 पॉइंट हैं आपके पास, तो अब 100 में क्या करेंगे आप? 100 पॉइंट हैं तो कंपेयर करेंगे ना, 50 एक तरफ कर दीजिए, 50 एक तरफ कर दीजिए, 50-50 का कंपैरिजन करिए और फिर 100 बनाइए। तो अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको याद होगा कि इनके मेथड को कंपेयर्ड मेथड कहते हैं, मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन। 100 पॉइंट किस में थे? थर्स्टन में थे। तो आया किस में था? 1929 में। तो आपको लर्न हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल, 1932 में लिकर्ट ने दी थी। अब थर्स्टन दे चुके थे तो इनको क्या नीड पड़ी जो दोबारा इन्होंने दे दिया, क्योंकि इन्होंने 100 पॉइंट रखे थे तो बहुत ही क्लिष्ट हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था इस पर काम कर पाना। तो इन्होंने इतना शॉर्ट करके सबके सबसे ज़्यादा कम पॉइंट रखे, केवल 3 पॉइंट रखे। वो 3 पॉइंट कौन कौन से रखे? पहला रखा साम्राज्यवाद, दूसरा प्रजातिवाद और तीसरा मानवतावाद। इन तीनों को लेकर इन्होंने एक अपना पैमाना बनाया और फिर उसके बाद अध्ययन किया। तो अब क्योंकि 3 ही हैं, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार और थर्ड स्टार, ये क्या है? ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको लर्न हो जाए। क्या लर्न हो जाए? सबमिटेड रेटिंग स्केल। ये क्या है? ये इनके पैमाने को कहा जाता है सबमिटेड रेटिंग स्केल। ये स्टार जो मैंने बनाए किस लिए? ताकि आप इसको रेट कर पाएँ। 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे या फिर 3 स्टार देंगे। ये रेटिंग स्केल है। आप अब ये तो मैंने सिर्फ ट्रिक बताई आपको लर्न हो कि रेटिंग स्केल की बात कौन करता है? लिकर्ट। 1932 में कितने पॉइंट बनाए? 3 पॉइंट। कौन कौन से थे? साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद, मानवतावाद। और 100 पॉइंट कौन देता है?
थर्स्टन किस ईयर में? 1929 में। इनके मेथड को क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ पेड कंपैरिजन। तो ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ईयर में और इसमें, इनके पॉइंट्स में, और किसको क्या बोला जाता है उसमें। तो पॉइंट्स की अगर बात हो रही है, अगर आपको लर्न करना है तो सिर्फ 2 लोगों के, एक तो स्टुअर्ट चैपिन, उनके 4 पॉइंट हैं और उन्होंने स्टेटस की बात की है तो स्टेटस निर्धारण वाले 4 पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट लिकर्ट का है, एटीट्यूड की उन्होंने बात की तो उनके में केवल 3 पॉइंट हैं, सबसे कम पॉइंट हैं, जिसमें वो रखते हैं साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद और मानवतावाद। तो अगर आप इस तरह से इसको याद करेंगे तो अच्छे से लर्न होगा। और ये ईयर पे ज़्यादा फोकस करिए, इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है ताकि आपको सिस्टम में लर्न हो जाए। सबसे पहले पार्क आएंगे, फिर बोगार्ट्स आएंगे, फिर चैपिन, फिर थर्स्टन, फिर लिकर्ट। और ईयर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कॉन्सेप्ट 1902 में दिया गया, स्केल बनी 1925 में, फिर स्टेटस मेजरमेंट आया 1928 में, एटीट्यूड वाला जो सबसे पहला प्रयास हुआ 1929 में, और लास्ट लिकर्ट ने 1932 में अपना बनाया, जिसमें 3 पॉइंट दिए जिनको सबमिटेड रेटिंग स्केल कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चौथा हमारा बहुत ही स्मॉल है, कम्युनिटी स्टडी मेथड। जिस तरह से हम केस स्टडी मेथड में यूज़ करते हैं उसमें हम एक यूनिट की स्टडी करते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में, इसमें हम एक कम्युनिटी की स्टडी करते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में। इतना सा डिफरेंस है इसमें केवल। तो जैसे उसमें हम कोई एक यूनिट लेते थे, एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते थे। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की जगह हम एक विलेज को ले सकते हैं, एक ट्राइब को ले सकते हैं, एक रूरल फैमिली यानी ग्रामीण परिवार को ले सकते हैं, और उससे संबंधित उसके बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, कम्युनिटी स्टडी मेथड होगा। तो कम्युनिटी स्टडी में एक कम्युनिटी होगी, उसकी होलिस्टिक स्टडी होगी और वो बहुत ही गहनतापूर्वक करी जाएगी। तो सिस्टमेटिक स्टडी जब हम किसी भी कम्युनिटी करेंगे तो उसमें आएगा कम्युनिटी स्टडी मेथड। तो इस तरह से हमने क्वालिटेटिव मेथड के 5 मेथड पढ़े हैं और इन 5 मेथड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में मस्ट है कि आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, लर्न करिए। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली लर्न हो जाएगा। इतना मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ लीजिए। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, आपको ये लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, एनी हाउ आपको रटना है, कुछ भी करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ और कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए।